अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में है और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स, यानी वो तमाम ग्रांट्स जिनको हम एसेट्स के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं और उनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हैं या एसेट्स के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था अ, जिसमें हमने देखा था कि प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम। अब हम देखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स क्या होता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स, यानी अगर कैश के अलावा ग्रांट्स है, एट फेयर वैल्यू शेल बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब हम इसको ऐसी ग्रांट्स जो कि एसेट से रिलेट होती है, एसेट से रिलेटेड होती है, उसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं और इसके फर्दर दो तरीके होते हैं, आइदर बाय सेटिंग अप द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम और बाय डिडक्टिंग द ग्रांट इन अराइविंग एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। यानी या तो हम उसको सिंपल डेफर्ड इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, एसेट्स की अमाउंट में से हम उसको डिडक्ट कर देते हैं या एडजस्ट कर देते हैं और हमें कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स पता चल जाती है। तो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम हम ये लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स। अच्छा, अब आपके सामने यहाँ पे एंट्रीज मौजूद है। अगर आप देखें तो पहला तरीका ये है सेटिंग अप ग्रांट्स एज डेफर्ड इनकम। सो जब आप एसेट एक्वायर करते हैं तो आप एसेट को, यानी कि जो भी लॉन्ग टर्म एसेट है आप खरीद रहे हैं, आपके पास एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो आप डेबिट कर देते हैं और कैश आपके पास से या बैंक आपसे पास से क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद जब आपको ग्रांट रिसीव होती है या एक्रू होती है तो आप कैश या रिसीवेबल डेबिट कर देते हैं और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 2 था, उसमें भी हमने कवर किया था। अब यहाँ पे अब आप देखिए, जब हम कोई आप लॉन्ग टर्म एसेट परचेज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर उस पे आपने डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है। तो पीरियड एंड डिप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने 5 साल का एसेट है तो ये वाली एंट्री जो डिप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, ये मुसलसल 5 ईयर आपने क्या करनी है, ये एंट्री पास करनी होती है। और फिर उतने ही साल जो आपने यहाँ पे डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट की होती है, ये प्रॉफिट और लॉस में ये एडजस्ट हो जाती है उतने ही साल पे जितने साल की एसेट की लाइफ होती है। फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन अगर आपने 5 ईयर करना है तो फिर ये ग्रांट को भी हम उसी हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है एसेट से रिलेटेड ग्रांट का। और अगर आपकी ग्रांट एसेट से रिलेटेड है तो एक और तरीका है जो कि हम ग्रांट को एडजस्ट कर देते हैं एसेट्स की कॉस्ट के अंदर। तो फिर इस उसको हम उस टाइप को हम कहते हैं डिडक्टिंग द ग्रांट इन अराइविंग एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट। तो जब आप एसेट एक्वायर कर रहे होते तो सेम एंट्री है कि आप एसेट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट कर देते हैं। और इसी तरह यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाता है सेकंड एंट्री में, यानी कि जब आपको ग्रांट रिसीव हो रही होती है तो यहाँ पे आप देखिए कैश डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट करते हैं। जबकि जो हमारा दूसरा मेथड है उसमें हम कैश डेबिट तो करते हैं और उसकी बजाय हम ग्रांट इनकम के बजाय हम क्या रिकॉर्ड कर देते हैं, उसकी बजाय हम उसको एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स में। यानी कि जितने का आपने एसेट्स खरीदा होता है उसमें से जितने की आपको ग्रांट रिसीव होती है उस ग्रांट से हम उस एसेट को कम कर देते हैं। सपोज आपने यहाँ पे एसेट एक्वायर किया था 5 लाख का और आपको ग्रांट 1 लाख की मिली है, तो यहाँ पे 1 लाख से हम एसेट को कम कर देते हैं ऑन द रिसीट ऑफ ग्रांट, जब आपको ग्रांट रिसीव होती है। उसके बाद सेम इसी तरह हम पीरियड एंड इसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते जाते हैं। फर्दर हमें पीरियड एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ डेफर्ड ग्रांट की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ये जो हम एंट्री बनाते हैं दिस वन, ये रिक्वायर्ड नहीं होती क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी उसको एडजस्ट कर चुके हैं। आप अगर चेक करें
तो ये जो डेफर्ड ग्रांट है, ये डेफर्ड ग्रांट हम एसेट में ऐड कर चुके होते हैं। और जो हम डिप्रिसिएशन निकालते हैं, वो डिप्रिसिएशन भी डेफर्ड ग्रांट की अमाउंट डिडक्ट करने के बाद निकालते हैं, यानी कि जितने में एक्चुअली एसेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पड़ा होता है, डेफर्ड ग्रांट माइनस करके। ये सेकंड मेथड की मैं बात कर रही हूँ। तो इसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इसकी हम एक इससे रिलेटेड एक हम सवाल करते हैं, और फिर आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दोनों मेथड से हम इसके एक सवाल करेंगे। सो हमारे पास ये सामने प्रॉब्लम मौजूद है। ऑन जनवरी 1st 2021 एबीसी लिमिटेड एक्वायर्ड अ प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 600 मिलियन। यानी जो आपने प्लांट खरीदा है वो कितने का खरीदा है? 600 मिलियन। और 1 जनवरी 2021 को खरीदा है। एंड रिसीव अ ग्रांट रुपीज 60 मिलियन ऑन द सेम डेट। सेम डेट को, यानी ये जो आपने 100 मिलियन का आपने एसेट खरीदा है, इस पे आपको ग्रांट कितनी मिली है? सेम ग्रांट आपको मिली है 60 मिलियन की, सेम डेट को। अ प्लांट इज डिप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर अ यूजफुल लाइफ ऑफ 3 इयर्स। तो 3 इयर्स का डिप्रिसिएशन है। एंड रुपीज 120 मिलियन रेजिडुअल वैल्यू। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, आपको पता है कि आप क्या करते हैं, कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइड कर देते हैं यूजफुल लाइफ की। अच्छा, अब यहाँ पे देयर इज अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट कंडीशन ऑफ द ग्रांट शेल बी कंप्लाइड विद, यानी कि आपने जो जो भी इसकी कंडीशंस थी, वो कंडीशंस भी क्या हो जाएंगी? पूरी हो जाएंगी। ये रीजनेबल अश्योरेंस है। और हमने जब गवर्नमेंट ग्रांट का लेक्चर 1 पढ़ा था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड या रिकॉग्नाइज करने के लिए रीजनेबल अश्योरेंस का होना जरूरी है। तो यहाँ पे रीजनेबल अश्योरेंस भी मौजूद है। प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट चाहिए अंडर बोथ मेथड ऑफ द प्रेजेंटेशन एट द ईयर एंड दिसंबर 31st। अच्छा, तो अब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ हम यहाँ पे कवर करेंगे अगर कोई जर्नल एंट्रीज हैं, यानी इससे रिलेटेड एंट्रीज को भी हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो एक्सेल पे हम इसको सॉल्व करते हैं, और एक्सेल शीट आपके सामने है। वही सवाल है, सेम, और दो डिफरेंट मेथड्स हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों डिफरेंट मेथड्स के तहत हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज हम स्टार्ट करते हैं। और जर्नल एंट्रीज, जब आप डेफर्ड इनकम के तौर पे ग्रांट को ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? तो आपने एसेट कब खरीदा था? यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जनवरी। तो हम डेट डाल देते हैं 1 जनवरी 2021। इस डेट को आपने एसेट परचेज किया था। जर्नल एंट्रीज की वही मेन हेडिंग्स होती हैं। एक बार आपने डेट लिखना है, फिर आपने लिखना है अकाउंट्स टाइटल्स, और फिर आपने एक कॉलम बनाना है डेबिट का, और एक कॉलम आपने बनाना है क्रेडिट का। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास 1 जनवरी को आपने एसेट परचेज किया है, खरीदा है, तो आपके पास से एसेट डेबिट हो जाएगा। आपने क्या, कौन सा एसेट खरीदा है? प्लांट परचेज किया है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख दें या सिर्फ प्लांट लिख दें। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख रही हूँ, ये आपका एसेट है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट हो गया। आपने एसेट कितने का खरीदा है? आपने 600 मिलियन रुपीस का खरीदा है। तो हम 600 मिलियन लिख देते हैं, या 600 लिख देते हैं। और आपके पास से यकीनन कैश या फिर बैंक इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे क्रेडिट क्या हो गया? 600। सो ये एंट्री, जो पहली एंट्री हमने बताई है, ये परचेज की एंट्री बताई है। और उसके बाद लिखा हुआ है एंड रिसीव अ ग्रांट ऑफ 60 मिलियन ऑन द सेम डेट। यानी कि सेम डेट की जब हम बात कर रहे हैं, 1 जनवरी 2021 की ही हम बात कर रहे हैं, इसी दिन आपको ग्रांट भी मिली है, 1 जनवरी 2021। तो जब आपके पास ग्रांट मिलती है, तो आपके पास कैश आ जाता है, और हमने कैश डेबिट कर दिया। और आपने क्या चीज क्रेडिट करना है? डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट, ये आपने क्रेडिट कर दिया। कितनी आपको ग्रांट मिली है? आप यहाँ देख लिए 60 मिलियन की ग्रांट मिली है। तो यहाँ पे हमने 60 मिलियन रिकॉर्ड कर दिया। 60 मिलियन की ग्रांट आपके पास रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, और डिप्रिसिएशन हमारे पास आ रहा है 160।
तो 160 कैसे आएगा डिप्रिसिएशन, हम यहाँ पे देख लेते हैं। डिप्रिसिएशन की एंट्री होती है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट कर देंगे। और अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट हमारे पास ये मौजूद है। हमारे पास 600 का एसेट है, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो भी हमारी सैल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू है जो कि 120 दी हुई है। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 120 और फिर हम डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ। और यूजफुल लाइफ कितनी दी हुई है, दिस वन 3 इयर्स गिवन है, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो डिप्रिसिएशन आ जाएगा कैलकुलेट होने के बाद, वो डिप्रिसिएशन आ जाएगा 160। तो ये हमने 160 से एंट्री रिकॉर्ड की और ये हम साल के एंड में करेंगे। तो हम साल के एंड में क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 31 दिसंबर 2021। ये हमारा साल खत्म होता है 31 दिसंबर 2021 को। इसके अलावा हम जो है वो डिफर्ड ग्रांट की अमोर्टाइजेशन भी हम रिकॉर्ड करेंगे और सेम डेट को हम रिकॉर्ड करेंगे 1 साल बाद। और इसमें से हमारा जो डिफर्ड ग्रांट है वो कितना अमोर्टाइज हो जाएगा 3 साल में। तो 60 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो हम एंट्री हम बनाएंगे डिफर्ड ग्रांट और इसको हम किस में क्लोज कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये हमने अमाउंट कैसे निकाली, 60 का हमें ग्रांट मिला है और हम आमतौर पे जो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट होती है उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो ये 20 और ये 20। लेकिन अब ये एंट्री अगर तो सवाल में आपको लिखा जाए कि कौन से साल की बनाना है, तो हम सिर्फ उसी साल की बनाएंगे। सवाल में लिखा हुआ है दिसंबर 31, तो यहाँ पे साल मेंशन नहीं है। इसका मतलब है ये हम 21 3 साल की बात है, क्योंकि एसेट 3 साल रहेगा तो हम ये एंट्री तीनों साल बनाएंगे। कैसे हम बनाएंगे, ये 21 को बनेगी और 22 को बनेगी और 23 को बनेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 22, सेम एंट्री बनेगी क्योंकि डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से है तो डिप्रिसिएशन सेम बनेगा। और फिर 22 के बाद हमारे पास ये साल आ जाएगा 23। तो इसी तरह हमने डेफर्ड ग्रांट को भी उसी उन्हीं सालों में अमोर्टाइज करना है। तो ये टोटल हमारी थी जर्नल एंट्रीज। और फिर हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसका हम एक्सट्रैक्ट बनाने लगे हैं वो बैलेंस शीट है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिख लें या आप बैलेंस शीट लिख लें। तो ये हम बनाने लगे और इसका सिर्फ हम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, यानी जाहिर सी बात है डेटा तो हमारे पास है नहीं पूरा, तो हम सिर्फ इसका जितना डेटा अवेलेबल होगा उतना हम बना लेंगे। अब हमारे पास 3 साल, क्योंकि लाइफ हमारी 3 इयर्स है, तो 2021, 2022 और 2023 3 इयर्स की पूरी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना लेंगे। तो अब हमने जो एसेट खरीदा था, वो एसेट हमने कौन सा खरीदा था, वो एसेट हमने खरीदा था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हम यहाँ पे पीपीई लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और वो कितने का था, वो हमने खरीदा था 600 का। तो आपको पता है ना हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम वही अमाउंट लिखते हैं और इसमें से हम लेस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। और हमने अभी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था फॉर्मूले से दिस वन, तो ये कितना आ रहा था 160। तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे 160। पहले साल तो ये 160 था, दूसरे साल 160 प्लस 160 कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, ये हम माइनस कर देंगे 320। और तीसरे साल 160 प्लस 160 प्लस 160 यानी 3 साल का, तो माइनस कर देंगे 4
इन तीनों को अगर आप प्लस करें तो 480 आ रहा है। तो नेट अमाउंट अगर आपने निकालनी है तो आप सिंपल इसमें से आप माइनस कर दें, तीनों में से हम उसका एक्यूमुलेटेड माइनस कर देते हैं, तो तीनों साल की कैरिंग अमाउंट या इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। सो ये था आपका फाइनेंशियल पोजीशन में हमने किस तरह से प्रेजेंट करना है, और अब हम देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में हमने कैसे प्रेजेंट करना है। सो जब हम फाइनेंशियल पोजीशन की हम बात करते हैं तो हम देखेंगे, ये तो हमारा हो गया एसेट साइड हो गया, यानी कि हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका एसेट था तो एसेट साइड हो गया। अब जब हम बात करते हैं बैलेंस शीट में ही लायबिलिटी साइड पे, तो हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, जो कि आपने मोर देन 1 ईयर बाद आपने पे करनी है डेफर्ड इनकम, और फिर आपके पास हो जाएगा करंट करंट लायबिलिटीज, डेफर्ड इनकम से रिलेटेड ही सिर्फ हमने लिखना है। सो 60 तो टोटल आपको मिला था, जिसमें से आपने 20 जो है वो बाद में थर्ड ईयर जाके पे करना है, और 20 करंट ईयर, और फिर 20 करंट ईयर आपने पे कर देना है 2022 में। सो ये आपकी आप कह लें कि ये आपने करंट जो आपका डेफर्ड इनकम है, ये डेफर्ड ग्रांट है। इसको अगर हम डेफर्ड इनकम के बजाय डेफर्ड ग्रांट कह लें तो ज़्यादा बेहतर वर्ड यूज़ हो जाएगा और आपको समझने में भी आसानी होगी। सो ये था आपका डेफर्ड ग्रांट से रिलेटेड, आप कह ले कि इसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है, और जो हमारे पास मेथड है वो मेथड है आपका अगर हम इसको सेपरेटली डेफर्ड इनकम बता रहे हैं। अच्छा, ये आपका था। अब हम यानी कि बैलेंस शीट अब हम बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास एक एक्सपेंस मौजूद है, और वो एक्सपेंस कौन सा मौजूद है? डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में से माइनस हो जाता है, तो ये देखिए तीनों साल हमने जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया है वो कितना चार्ज किया है? 160, तो -160। दूसरे साल भी -160, और तीसरे साल भी, क्योंकि इसकी लाइफ 3 साल है, तो 160 160 160 तीनों साल माइनस हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास क्या है? डिफर्ड इनकम भी मौजूद है, ये डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट भी मौजूद है। इसको हम डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को हम अदर इनकम में लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम हेडिंग डाल दें अदर इनकम, और अदर इनकम में हम डिफर्ड इनकम या डिफर्ड ग्रांट कह लें आप इसको, तो वो कितनी है? वो आपको टोटल 60 थी, और तीनों साल जो है वो 20 और 20 और 20। अब देख ले, ये टाइप ऑफ इनकम ही है, इसी वजह से हम इसको पॉजिटिव लिख रहे हैं, और जो डिप्रिसिएशन था वो एक्सपेंस था तो नेगेटिव लिखा। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन थी। अगर आप इसको सेपरेटली डिफर्ड इनकम के तौर पे ट्रीट करते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि कलर्ड से हमारा डिफरेंशिएट हो जाए, जब अभी हम कंपैरिजन भी करके दोनों मेथड का देखेंगे कि दोनों मेथड में क्या कंपैरिजन है। सो दूसरा मेथड हम करते हैं, और दूसरे मेथड में हमने क्या देखना है कि हम अमाउंट को एडजस्ट कर देते हैं कैरिंग अमाउंट में। तो सबसे पहली एंट्री जो हमने बनाई थी, और एक एक्विजिशन की जब हम एक्वायर कर रहे थे, सेम हम यहाँ पे लिखेंगे डेट, अकाउंट्स टाइटल्स, एक हमारा कॉलम होगा डेबिट का, और एक हमारा कॉलम होगा क्रेडिट का, और अकाउंट्स टाइटल थोड़े हमारे बड़े हो जाएंगे।
डेट हमारी वही है 1 जनवरी 2021। और हमने क्या एक्वायर किया है, हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर किया है। तो हम इसको लिख देते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और हमारे पास से कैश चला गया है। जनरली हम पेमेंट बैंक के थ्रू करते हैं। तो 600 मिलियन रुपीज से डेबिट और 600 मिलियन रुपीज से क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री होती है कि हमें डेफर्ड ग्रांट मिली है, और डेफर्ड ग्रांट में हमें मिला है 60 मिलियन रुपीस। ये लिखे हुए हैं 60 मिलियन रुपीस सवाल में मौजूद है। ऑन द सेम डेट, तो हम लिख देते हैं 1 जनवरी 2021, सेम डेट को। अब आपके पास क्या आ गया है, कैश आ गया है। तो हम यहाँ पे कैश डेबिट कर देंगे। कितना कैश आ गया, 60 आ गया। और यहाँ पे अब आप डिफरेंस चेक कर लीजिए, बजाय हम डेफर्ड ग्रांट लिखने के हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हमने क्या किया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अमाउंट उतनी अमाउंट से कम कर दी जितना हमें मिला है। तो यानी कि हमें 60 से हमने उसकी अमाउंट कम कर दी है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हमने एडजस्ट कर दिया है डेफर्ड ग्रांट से। जितनी हमें ग्रांट मिली है उतने से ही हमने एसेट की वैल्यू में कम, उसकी अमाउंट हमने उसमें से कम कर दी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पीरियड एंड डिप्रिसिएशन होगा। और डिप्रिसिएशन एंड की सेम एंट्री है 31 दिसंबर 2021 को हम क्या एंट्री बनाएंगे, हम बनाएंगे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे और हम क्रेडिट कर देंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। इसकी अमाउंट में अब आप चेक कर लीजिए कि हमने 600 रुपए का 600 मिलियन का खरीदा था, लेकिन 60 मिलियन से हमने इसकी एडजस्ट कर दी थी, अमाउंट कम हो गई थी तो वो हमने माइनस कर दिया। रेजिडुअल वैल्यू वही 120 थी, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 3 से। तो जब आप 3 से कर देते हैं तो डिप्रिसिएशन आपका कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। सो 140 आपका डिप्रिसिएशन आ रहा है। और क्योंकि लाइफ 3 साल है तो सेम डिप्रिसिएशन हमने कितने साल रिकॉर्ड करना है, 3 साल हमने रिकॉर्ड करना है। यानी कि दिसंबर 31 2021, 2022, और सेम रिकॉर्डिंग हम कर देंगे 2023 में, यानी 21 के बाद 22, और फिर हम क्या करेंगे, सेम रिकॉर्डिंग 23 में हमने कर दी। क्यों, अब इसमें हमारी जो ये वाली एंट्री थी डेफर्ड ग्रांट और प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी डेफर्ड ग्रांट को कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एडजस्ट कर दिया है। अब जब हम बात करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम कैसे दिखाते हैं, तो वो हम चेक कर लेते हैं। और इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ डिफरेंट कलर से, ताकि हमें ये एंट्रीज हो गई यहाँ पे। और अब हम दिखाते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनाएंगे। तो हम बिल्कुल इसी के सामने बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और इसका भी हम सिर्फ क्या निकालेंगे, इसके भी हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट ले लेंगे। हमारे पास 3 साल हैं, 2021, 2022, 2023। सो सबसे पहले हमारे पास जो फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से हमारे पास जो एसेट है, वो एसेट कौन सा है, वो एसेट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं PPE। और अगर आप देखें हमने ये कितने का खरीदा था, ये 600 मिलियन का खरीदा था, जबकि इसमें से 60 मिलियन की हमें ग्रांट मिल गई। तो वो 60 मिलियन हम माइनस कर देंगे, और यहाँ पे आपका 600 के बजाय कितना हो जाएगा, 540, 540 और फिर 540, तीनों साल। और अब आप यहाँ पे इसको कंपेयर कर लें, यहाँ पे 600 था, यहाँ पे 540 हो गया। इसको हम, और फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन।
तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अगर आप चेक करें तो आपने एक दिन का डिप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट किया था 140। तो हमने पहले साल हमारा जो डिप्रिसिएशन होगा वो कितना हो जाएगा -140, और 140 में से 140 ऐड करें तो -280 हो जाएगा। और अगर दोबारा इसमें से 140 ऐड करें यानी क्यूमुलेट करते जाएं तो 420 हो जाएगा। तो अब अगर आप इसको सम कर लें तो ये आपका एसेट साइड हो जाएगा बैलेंस शीट का। ये आ गया बैलेंस शीट का एसेट साइड। अब जब हम लायबिलिटी की साइड पे जाएंगे तो लायबिलिटीज तो है ही नहीं। अगर आप चेक करें तो यहाँ पे कहीं पे भी हमने डेफर्ड इनकम या डेफर्ड ग्रांट की कोई एंट्री पास ही नहीं की है। तो करंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसमें मौजूद नहीं होगी, क्योंकि ये यहाँ पे ही हमने एसेट की कॉस्ट में उसको एडजस्ट कर दिया है। लायबिलिटी हमने क्रिएट की ही नहीं है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट का साइड बनेगा एसेट वाला। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही हमारे पास पहली चीज आ जाएगी, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देते हैं डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। और पहले साल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस -140, दूसरे साल भी -140, तीसरे साल भी -140। और इधर अदर इनकम नहीं आएगी क्योंकि हमने डेफर्ड ग्रांट तो यहाँ पे क्रिएट कहीं पे भी नहीं की है। तो अगर आप दोनों मेथड में डिफरेंस देखना चाहें तो डिफरेंस जो मेन डिफरेंस आता है, पहला डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जब आपको गवर्नमेंट की तरफ से कैश मिला तो कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। जबकि अगर हम एज एसेट इसको रिकॉर्ड करें तो कैश डेबिट किया है और डेफर्ड ग्रांट की बजाय हमने क्या किया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू कम कर दी है। इसी वजह से आप देखिए हमारा जो डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन की पहली एंट्री, दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री, और यहाँ पे पहली दूसरी तीसरी एंट्री दोनों में डिप्रिसिएशन की अमाउंट में फर्क आ गया है, क्योंकि इधर हमने एसेट की वैल्यू पूरी रखी है जबकि यहाँ पे एसेट की वैल्यू 60 से हमने कम कर दी है। इधर हमने कोई भी डेफर्ड ग्रांट क्रिएट नहीं की है। तो जब हम कैरिंग अमाउंट एज एसेट बनाएंगे तो आप देख लें ये डेफर्ड ग्रांट वाली एंट्री यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे मौजूद नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जब हम एंट्रीज के अलावा जब हम प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, बैलेंस शीट की हम बात करेंगे, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट की हम बात करेंगे, तो एक्सट्रैक्ट में आप देख लीजिए कि यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने 600 का लिखा है और फिर हमने उसमें से एडजस्ट किया है। यहाँ पे एडजस्ट नहीं किया है बल्कि हमने यहाँ पे लाइबिलिटी के तौर पे अलग एडजस्ट किया है। जबकि यहाँ हमने जो दूसरा मेथड है उसमें हमने कॉस्ट प्रॉपर्टी प्लांट में से ही माइनस कर दिया यानी एडजस्ट कर दिया। तो डेफर्ड ग्रांट की जरूरत नहीं है रिकॉर्ड करने की। बिल्कुल इसी तरह इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पे देखें अदर इनकम में लिखा हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरे मेथड में अदर इनकम में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने डे वन से ही उसको अदर इनकम शो ही नहीं किया है। डे वन से हमने उसको क्या शो किया हुआ है, उसको हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एडजस्ट कर दिया है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा जिसमें हमने रीपेमेंट ऑफ ग्रांट देखना है, एंड दैट वुड बी द लास्ट लेक्चर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ओके क्लास, टेक केयर।